Hello and welcome my dear students. I am Rushali मैम फ्रॉम VM Academy क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 11th का केमिस्ट्री, देख रहे हैं चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। इसका आज लेक्चर नंबर 6। आज के लेक्चर में हमें देखना है जो हमारा लास्ट लेक्चर था 5th लेक्चर, उसमें हमने बोर्स एटॉमिक थ्योरी का पार्ट देखा था फॉर हाइड्रोजन एटम, तो कंप्लीट नहीं हुआ था हमारा, तो उसका जो आधा पार्ट है वो हमें देखना है। तो आज हम देखेंगे बोर्स एटॉमिक थ्योरी फॉर हाइड्रोजन एटम पार्ट 2। ओके, तो आज के लेक्चर में हमारा बाकी था एक्सप्लेनेशन, बाकी था जो बोर्स ने दिया था फॉर हाइड्रोजन एटम। उसके बाद लिमिटेशंस बाकी थे बोर्स मॉडल के, क्या लिमिटेशंस आए और उनका जो मॉडल था वो फेल होने की क्या रीज़न थे। एक्चुअल उनका मॉडल बहुत ही ज़्यादा सक्सेस था, लेकिन हर बात में कुछ ना कुछ फेलियर होता है, कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। इनके इसमें भी थोड़े से, तो उसको हमें डिस्कस करना है और एक दो न्यूमेरिकल्स भी देखने। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बोर्स एटॉमिक थ्योरी फॉर हाइड्रोजन एटम पार्ट 2, लेक्चर नंबर 6, चैप्टर नंबर 4, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, 11th केमिस्ट्री विथ VM एकेडमी नासिक। तो चलो सबसे पहले हमें देखना है एक्सप्लेनेशन ऑफ द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन यूजिंग बोर्स थ्योरी। तो उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन कैसे दिया था लाइन स्पेक्ट्रम के लिए, जो फार्मूला था उसे कैसे डिराइव कर किया था वो देखते हैं। The line emission spectra obtained from the atomic hydrogen atom explain quantitatively using Bohr's theory। क्वांटिटी में अगर निकालना है तो क्वांटिटी में हम क्या कर सकते हैं, बोर्स थ्योरी यूज करके क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोर्स थ्योरी, रेडिएशन इज इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम द आउटर ऑर्बिटल ऑफ हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मतलब जो होगा स्टेशनरी स्टेट टू द कहाँ चला जाता है वो, लोअर। मतलब जब एनर्जी को एब्सॉर्ब करके क्या करता है इलेक्ट्रॉन, लोअर एनर्जी लेवल से हायर में चला जाता है। इमिशन करते वक्त हायर से क्या होता है, लोअर में चला आता है एनर्जी लेवल में। हमने ये देखा है, लोअर ऑर्बिट से अपर ऑर्बिट में कब जाएगा, एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा तब, और अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में कब आएगा, एनर्जी को इमिट करेगा तब। तो उन्होंने एक फार्मूला दिया था, डेल्टा ई इज इक्वल टू ई आई माइनस ई एफ। तो इनिशियल एनर्जी को ई आई कहेंगे और फाइनल एनर्जी को क्या कहेंगे, ई एफ। डेल्टा ई इज द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी। ओके, बट उन्होंने ऑलरेडी फार्मूला दिया था एनर्जी के लिए, माइनस आर एच अप इज इंटू 1/n², वेर n इज द ऑर्बिट नंबर एंड आर एच इज द रेडबर्ग्स कांस्टेंट। उसकी वैल्यू भी पता है हमें, 2.18 इंटू 10⁻⁸ अगर ये ई पकड़ते हम तो इन दोनों का ये फार्मूला हम रीराइट कर सकते हैं, डेल्टा ई इज इक्वल टू आर एच 1/, अभी यहाँ पे क्या लेंगे, ई आई एन आई। एन आई का मतलब क्या होगा, इनिशियल ऑर्बिटल नंबर, जो लोअर ऑर्बिटल नंबर होगा जिससे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, जंप कर रहा है हायर ऑर्बिटल में, ओ। तो ni² माइनस, फिर हमने क्या की, इसकी वैल्यू पुट की ई एफ की, वो क्या होगी, माइनस आर एच 1/nf²। तो nf मतलब क्या होगा, ये फाइनल ऑर्बिटल। सपोज इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिटल से इस ऑर्बिटल में जंप कर रहा था, तो इस ऑर्बिटल को इनिशियल ऑर्बिटल कहा गया और इस ऑर्बिटल को फाइनल ऑर्बिटल कहा गया। तो ni मतलब इनिशियल ऑर्बिटल और nf मतलब फाइनल ऑर्बिटल। तो ये फार्मूला हम रीराइट कर रहे हैं, डेल्टा ई का डिफरेंस इन एनर्जीज, उसको रीराइट किया। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, देखो इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलता है, आर एच को हमने कॉमनली बाहर निकाल लिया, ये टर्म निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी, इसलिए ये पहले ले ली 1/nf², और ये टर्म जो है ये निगेटिव टर्म है, तो इस टर्म को हमने क्या किया, बाद में लिखा। तो ये फार्मूला ऐसे बन गया। यहाँ पे हमने आर एच की वैल्यू पुट कर दी। आर एच की वैल्यू क्या है, 2.18 इंटू 10⁻⁸, और यहाँ पे आ गया 1/nf², जो फाइनल ऑर्बिटल होगा उसका स्क्वायर, माइनस 1/ni², जो इनिशियल ऑर्बिटल होगा उसका स्क्वायर। ओके, यहाँ तक समझ में आया होगा। बट हमें पता है डेल्टा ई को ऐसा भी लिखा जाता है, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच म्यू। एच मीन्स प्लैंक्स कांस्टेंट, म्यू मीन्स द फ्रीक्वेंसी। ओके, बट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या क्या है, देखो जो म्यू बार है वेव नंबर इज इक्वल टू म्यू अपॉन सी, मतलब
वेलोसिटी सॉरी फ्रीक्वेंसी अपॉन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ओके, तो इस फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे। कौन सी, ये जो हमारे पास वैल्यू है ये वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ को इस वैल्यू को हम थोड़ा सा रीराइट कर लेते हैं। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू के लिए हो जाएगी डेल्टा ई अपॉन एच। ओके, सो म्यू इज इक्वल टू, म्यू बार इज इक्वल टू, अभी म्यू की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, डेल्टा ई अपॉन एच। तो ये वैल्यू पुट कर दी, इनटू क्या होगा यहाँ पे अभी, इंटू 1 अपॉन सी। आ रहा है समझ में। म्यू की वैल्यू हमने डाली डेल्टा ई अपॉन एच, और ये क्या था, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन था, वो वैसे कि वैसे ही रहेगा। ओके, अभी हमें जो जो वैल्यूज़ पता है यहाँ पे वो सारे यहाँ पे लिख लेते। यहाँ पे डेल्टा ई को हम क्या लिखेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे डेल्टा ई की। ओके, तो ये वैल्यू डेल्टा ई की, तो मैं यहीं पे चेंजेस कर रही हूँ। हम ये फार्मूला लिख रहे हैं फॉर द म्यू बार। ओके, तो डेल्टा ई की ये वैल्यू आ गई इंटू 1 अपॉन एच इंटू 1 अपॉन सी। ओके, तो डेल्टा ई की वैल्यू आ गई म्यू बार, डेल्टा ई की इतनी वैल्यू 1 अपॉन एच मैंने यहीं पे लिख दिया, एंड 1 अपॉन सी भी यहीं पे लिख दिया। ओके, तो देखो अभी सिंप्लीफाई करना है इसे। हमें एच की वैल्यू पता है, हमें सी की वैल्यू पता है। ओके, तो चलो वो वैल्यू पुट करते। 2.18 इंटू 10⁻⁻18। ये तो वैसे कि वैसे ही रहेगा, क्योंकि ऑर्बिटल के नंबर तो इलेक्ट्रॉन डिसाइड करता है ना, कहाँ से उसे कहाँ पे जंप करना है, तो ये वैसा ही रहेगा। यहाँ पे हम h की वैल्यू पुट करते हैं, कितनी है, थोड़ा सा आगे लिखती हूँ मैं, 6.626 इंटू 10⁻34, और c स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻10। ओके, तो चलो सिंप्लीफाई करना है इसे और सिंप्लीफाई जब करेंगे, आप लोग लॉग टेबल यूज़ करो कैलकुलेशन करने के लिए। तो म्यू बार इज इक्वल टू 109677, यहाँ पे होगा 1 अपॉन फाइनल ऑर्बिटल स्क्वायर 1 अपॉन इनिशियल ऑर्बिटल, आए हैं ये इनिशियल ऑर्बिटल स्क्वायर। तो उन्होंने वेव नंबर के लिए ये फॉर्मूला दिया। ओके, तो यहाँ पे बहुत बार आपके एग्ज़ाम में जो NF है इसे N2 कंसिडर किया जाता है, और जो NI है इसे N1 कंसिडर किया जाता है, लोअर ऑर्बिटल हायर ऑर्बिटल। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ N2 स्क्वायर, और यहाँ पे लिख रही हूँ N1 स्क्वायर। ओके, तो देखो अभी इन अदर वर्ड्स बोहर सक्सेस जो थ्योरी थी वो सक्सेसफुल थी, जहाँ पे रेडबर्ग्स इक्वेशन क्या कर रहे थे, यूज़ कर रहे थे, ये जो रेडबर्ग्स कांस्टेंट है वो यूज़ कर रहे थे। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, और हायर एनर्जी लेवल से वो लोअर एनर्जी लेवल में आता है। तो उन्होंने ये फार्मूला दे के क्या किया था, एक्सप्लेन किया था कि कैसे के इलेक्ट्रॉन्स की हम क्या है फ्रीक्वेंसी या एनर्जी को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल आते। तो चलो न्यूमेरिकल की बात की तो एक न्यूमेरिकल देख ही लेते हैं। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ अ फोटॉन इमिटेड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम द ऑर्बिट ऑफ n इज इक्वल टू 5 टू n इज इक्वल टू 2। मतलब एक इलेक्ट्रॉन है जो इसने एनर्जी एब्सॉर्ब करके सेकंड ऑर्बिट से वो कहाँ चला गया है, 5th ऑर्बिट में चला गया है। ओके, यहाँ से यहाँ पे चला गया, अभी क्या कर रहा है, वापस आ रहा है, तो एनर्जी को क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है। ओके, इमिट कर रहा है एनर्जी को फोटोन के फॉर्म में। तो हमें उसका वेवलेंथ निकालना है, कितना वेवलेंथ होगा। ओके, हाइड्रोजन एटम के लिए ये। तो चलो क्या क्या दिया है वो देखते हैं। पहले हमें सबसे पहले यहाँ पे दिया है N1 दिया है 2, और N2 दिया है क्या 5। हमें सिर्फ इन दोनों की तो ज़रूरत है। ओके, तो पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे वेव नंबर। वेव नंबर से हम वेवलेंथ को निकाल सकते हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है, लैम्बडा वेवलेंथ फाइंड आउट करनी।
तो पहले हम क्या करते हैं, वेव नंबर को फाइंड आउट करते हैं। अभी हमने फॉर्मूला देखा 109677 1 अपॉन और यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है। देखो यहाँ पे मैंने भी गलत लिखा, क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से कौन से ऑर्बिट में चला गया था, फिफ्थ ऑर्बिट में, राइट। यहाँ से यहाँ पे जाते वक्त मतलब जब वो क्या कर रहा है, एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा है, तब उसका N1 2 था और N2 क्या था, 5 था। कब, जब वो एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा है। अभी वो एनर्जी को क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, तब उसका N1 5 होगा और N2 क्या होगा, 2 होगा। तो मैंने यहाँ पे उल्टा लिखा है, तो ये भी समझ लो। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, उन्होंने यहाँ पे उल्टा लिखा है, समझ में आ रहा है। यहाँ से यहाँ पे जब जा रहा था तब ये इनिशियल स्टेट थी, ये फाइनल थी, तो N1 इज इक्वल टू 2, N2 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ से यहाँ पे आ रहा है तो इनिशियल स्टेट हो गई 5 और फाइनल स्टेट हो गई 2। तो यहाँ पे ये चेंजेस है। ओके, तो N2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N1 स्क्वायर, चलो वैल्यू पुट करते यहीं पे कर देती हूँ, 109677 1 अपॉन क्या होगा यहाँ पे 2 स्क्वायर आएगा ना, पहले 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 5 स्क्वायर। तो देखो 109677 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 25, ऐसे कैलकुलेशन आप लोगों को आते होंगे। 109677 क्या होगा, 25 वन ज़ा 25 माइनस 4 वन ज़ा 4 डिवाइड बाय 24 इंटू 4 क्या हो जाएगा 100। ये आता है सब लोगों को, एकदम इजी कैलकुलेशन से। तो यहाँ पे क्या होगा 109677 इंटू 21 डिवाइड बाय 100, दिख रहा है। ओके, तो करो आप लोग ये कैलकुलेशन, ये आ जाएगा 4 पॉइंट, सॉरी ये आ जाएगा 23032.17 पर सेंटीमीटर। ओके, तो ये मिल गया हमें, क्या मिल गया यहाँ पे, वेव नंबर मिल गया 23032.17 पर सेंटीमीटर, 23032.17। ओके, अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, अभी हमें फाइंड आउट करना है वेवलेंथ। सो लैम्बडा इज इक्वल टू, लैम्बडा मीन्स वेवलेंथ, 1 अपॉन वेव नंबर, सो 1 अपॉन 23032.17। तो लॉग टेबल यूज़ करके ये कैलकुलेशन करो, यहाँ पे आंसर आएगा 4.34 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। ये हो गई क्या है उसकी वेवलेंथ। ओके, तो इस वेवलेंथ को क्या कर सकते हो आप, नैनोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, 4.34 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻7 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमें मिलेगी 434 नैनोमीटर। हो सके तो एग्ज़ाम में हमेशा जो वेवलेंथ है वो नैनोमीटर में लिखनी ज़रूरी। ओके, तो ऐसे जो न्यूमेरिकल है आपके एग्ज़ाम में 4 मार्क के लिए आते हैं। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, अच्छे से देख लो। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन इमिटेड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम द ऑर्बिटल नंबर 4 दैट ऑफ फर्स्ट इन हाइड्रोजन एटम। हमने अभी जो देखा था 5th से लेकर 2nd तक देखा था, आपको क्या करना है 4 से लेकर 1 तक, मतलब आपके N1 की वैल्यू होगी 4 और N2 की वैल्यू होगी 1। कैलकुलेट करो, पुट करो वैल्यू, कैलकुलेट करो और आंसर जो भी होगा वो मुझे क्या करना है, कमेंट करना है। ओके, या फिर मैसेज करो। चलो अभी हमें थोड़ा सा एक बार फिर से जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था, जो लाइमन सीरीज़, बालमन सीरीज़, उसके बारे में थोड़ा सा बात करना है।
तो ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन एटम। ये पहली लाइमन सीरीज होती है, बाल्मर सीरीज, पाश्चर सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, वुंड सीरीज, ये सारा देख चुके। द इमिशन लाइन कंप्राइजिंग द 5 सीरीज द रिजल्ट इन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम द एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम। ये सारे सीरीज क्या है, जो एक्साइटेड हाइड्रोजन है यहाँ से यहाँ पे चला गया था, वापस वो अपने अपनी जगह पे आ रहा है, उसके लिए बनाया गया था। लाइमन सीरीज इज द रिजल्ट ऑफ मूविंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एक्साइटेड हायर एनर्जी लेवल टू द लोअर एनर्जी लेवल। तो कहाँ से कहाँ पे आ सकते हैं वो, सेकंड से फर्स्ट में, थर्ड से फर्स्ट में, फोर्थ से फर्स्ट में, ये सारा मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अभी ये आपके सामने जो डायग्राम है उस पर कुछ क्वेश्चन है, चलो देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन एक्चुअल कॉमन क्वेश्चन क्या है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम। पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन जम्प फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू एनर्जी लेवल 1 n इज इक्वल टू 1 विच सीरीज द करस्पॉन्ड टू। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से जब फर्स्ट एनर्जी लेवल में आता है तो कौन सी सीरीज को करस्पॉन्ड करता है, तो यहाँ पे आएगा लाइमन। जब किसी भी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिटल में आता है तो उसे क्या कहा जाता है, लाइमन सीरीज कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन जम्प फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल n4 विच सीरीज डज द करस्पॉन्ड टू। मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है फोर्थ अगर लेवल से आ रहा है तो फोर्थ लेवल में आ रहा है तो कौन से सीरीज को करस्पॉन्ड करेगा। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 फोर्थ, यहाँ पे ये फोर्थ हो गया। किसी भी ऑर्बिटल से जब फोर्थ में आता है तो क्या है, ब्रैकेट का जो होगा फार इंफ्रारेड का उस रीजन को क्या करता है, बिलोंग करता है। विच ट्रांजिशन विल गिव सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। तो बाल्मर सीरीज की सेकंड लाइन, ये फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन है, तो बाल्मर सीरीज की सेकंड लाइन हमें कब मिलेगी, व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प फ्रॉम द बाल्मर सीरीज कहाँ पे, यहाँ पे। तो सेकंड लाइन हमें कब मिलेगी, जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पे जो फोर्थ ऑर्बिटल होगा उससे क्या है, बाल्मर सीरीज की सेकंड लाइन बोला है ना, तो फर्स्ट सेकंड, जब इलेक्ट्रॉन सेवंथ ऑर्बिटल से सेकंड ऑर्बिटल में क्या करेगा, जंप करेगा, तो हमें क्या मिलेगी, बाल्मर सीरीज की सेकंड लाइन मिलेगी। ओके, तो ऐसे कभी कभी डायग्राम देते हैं और क्वेश्चन भी आते हैं, तो ऑब्जर्व करके आपको बताना है। चलो अभी देखते हैं लिमिटेशंस। तो चलो देखते हैं जो लिमिटेशंस थे बोहर्स मॉडल के, क्या ऐसे रीज़न थे लिमिटेशंस थे या क्या उनके ड्रॉबैक्स थे। एक्चुअली ये मॉडल बहुत ही ज़्यादा फेमस था, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बट थोड़े से फेल्यूर हर चीज़ में आते, तो इसमें भी थे। सबसे पहला फेल्यूर था, बोहर्स एटॉमिक मॉडल फेल टू अकाउंट द फाइनर डिटेल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम। जो बाद में एक आया था यहाँ पे सोफिस्टिकेटेड स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट हुआ था, और उस स्पेक्ट्रोस्कोप के नीचे जो एक्चुअल हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम दिखा था, उस हाइड्रोजन में जो फाइन लाइंस थे, उन फाइन लाइंस को क्या है, ये बोहर्स का जो मॉडल था वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उसके लिए कोई एविडेंस नहीं दे पाया, ये बात की बात है। तो ये पहला हो गया कि जो स्पेक्ट्रोस्कोप के नीचे एक्सपेरिमेंट करके जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम मिला, वो क्या कर रहा था, उसे बोहर्स मॉडल क्या है, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि ऐसा क्यों आ रहा है। सेकंड था, बोहर्स मॉडल वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स अदर देन हाइड्रोजन। इन्होंने जो एक्सप्लेन किया था सिर्फ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज के लिए था। ये इनका जो हाइड्रोजन जैसी स्पेसीज होगी और हाइड्रोजन होगा, उनका ये स्पेक्ट्रम सिर्फ उसके लिए एप्लीकेबल था, अदर एटम को ये एप्लीकेबल नहीं हो सका। ये दूसरा उनका क्या था, फेल्योर कह सकते हो या लिमिटेशन कह सकते हो। थर्ड था, बोहर्स थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्रेजेंट है और मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रेजेंट है, तो जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइन होती है, जो स्पेक्ट्रम होता है, उस पर क्या इफेक्ट होगा, ये भी ये इनका जो मॉडल था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बाद में जो मैग्नेटिक फील्ड था उसे जीमन इफेक्ट कहा गया, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसे स्टार्क इफेक्ट कहा गया। ओके, तो ये भी नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा तो उसका स्पेक्ट्रम लाइन पे क्या असर होगा, ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया। और एक फोर्थ था, बोहर्स थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म द मोलिक्यूल्स बाय द केमिकल बॉन्ड।
तो जो केमिकल बॉन्ड फॉर्म होते, बॉन्डिंग पता है सब लोगों को, केमिकल बॉन्ड फॉर्म होते, आयोनिक बॉन्ड होते, कोवैलेंट बॉन्ड होते, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते। नेक्स्ट हमारा चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग तब हमें देखना है। तो वो बॉन्ड क्यों फॉर्म होते, ये भी बोर्स का जो मॉडल था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इट वॉज देयर फोर थ्रू द बेटर थेरी वॉज नीडेड टू एक्सप्लेन द साइलेंट फीचर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पे भी जो एटॉमिक स्ट्रक्चर था वो मतलब उसके सारे जो थेरीज थे वो कंप्लीट नहीं हुए, थोड़ा सा फिर भी क्या था, बाकी ही था। तो ये मॉडल बहुत फेमस था, बहुत ही ज़्यादा हिट था, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस लिमिटेशन, थोड़े थोड़े लिमिटेशन ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक बड़ा लिमिटेशन है कि ये सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज के लिए एप्लीकेबल था, किसी और कोई एप्लीकेबल नहीं हो सका। तो कभी कभी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आता है, मेंशन द डीमेरिट्स कहा जाता है कभी कभी, डीमेरिट्स ऑफ द बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो आपको ये 4 डीमेरिट्स क्या है पता होने चाहिए। पहला है कि फाइन डिटेल्स हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के नहीं दिखा सके वो। सेकंड है वो सिर्फ हाइड्रोजन जैसे, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे स्पेसीज के लिए एप्लीकेबल था। थर्ड है जो स्प्लिटिंग लाइंस होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में उन पे क्या इफेक्ट होगा वो नहीं बता पाए। और फोर्थ था कि जो एबिलिटी होती है एटम की मॉलिक्यूल बॉन्ड फॉर्म करने की या केमिकल बॉन्ड फॉर्म करने की, वो एबिलिटी कैसे होती, क्यों होती, उसे डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये 4 क्या थे, लिमिटेशंस कह सकते हो या फिर डीमेरिट्स कह सकते हो बोर्स एटॉमिक मॉडल। अभी हमें देखना है कि बोर्स एटॉमिक मॉडल के फेल्योर क्या थे। तो चलो देखते हैं रीजंस फॉर फेल्योर ऑफ बोर्स मॉडल। तो जो बोहर का मॉडल था उस थोड़ा सा फेल हो गया, पूरी तरह से नहीं, 100% फेल नहीं था। With the limitation of Bohr's model of hydrogen atom becoming transparent, to attempt were made up to develop the better and general model for the atom। मतलब बोहर के मॉडल के लिमिटेशन से पता चला कि अभी भी क्या है, ज़रूरत है एक नया मॉडल बनने की जो क्या करे, एटम को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर सके। दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ 2 इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट की वजह से ये पॉसिबल हो पाया। पहला था इसमें डी ब्रॉगलीज इक्वेशन, तो डी ब्रॉगलियर भी कहा जाता है, डी ब्रॉगलीज भी कहा जाता है। तो यहाँ पे मैंने ये करेक्ट लिखा है, डी छोटा ही होता है, डी ब्रॉगलियर इक्वेशन। और दूसरा था यहाँ पे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये 2 जो थे, इन दोनों की वजह से क्या हुआ, ये जो था जो फेल्योर थे, ये 2 रीज़न थे एक्चुअल बोर्स के फेल्योर के। तो पहला था डी ब्रॉगलीज इक्वेशन। चलो दोनों को हमें डिटेल में देखना है। चलो पहला देखते हैं हम, डी ब्रॉगलीज इक्वेशन। तो ये जो डी ब्रोएस थे, इनका क्या, ये जो साइंटिस्ट थे ये आए 1924 में। इन्होंने प्रपोज किया प्रपोज दैट मैटर शुड एग्जिबिट अ ड्यूअल बिहेवियर। मैटर मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका एक ड्यूअल बिहेवियर होगा। इससे पहले हमने देखा था कि जो यहाँ पे जो थे मैक्स प्लैंक, उन्होंने कहा था लाइट वेव भी है और पार्टिकल भी है। ओके, तो लाइट वेव जैसा भी चलता है ऐसा भी होगा, और पार्टिकल भी है, छोटे छोटे पार्टिकल में भी होता है लाइट। तो इनसे इंस्पायर होके जो डी ब्रॉगले थे, उन्होंने कहा, उनको भी लगा कि क्या है, जब देखो कि ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है, ये कंटिन्यूस क्या होता है, इसके आजू बाजू मूव होता है। मतलब इसके पास मास भी है इलेक्ट्रॉन के पास, इसके पास स्पीड भी है, वेलोसिटी कहेंगे स्पीड को, वेलोसिटी भी है। अगर इसके पास दोनों चीज़ें हैं तो ये क्या होगा, ऐसे पार्टिकल होगा और ऐसे क्या होगा, न्यूक्लियस के आजू बाजू में घूमता होगा। और इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन की। तो स्पीड भी ज़्यादा है, मतलब जब वो चलता होगा अराउंड द न्यूक्लियस तो वो किसके तरह दिखता होगा, लाइट की तरह दिखता होगा। अगर लाइट का ड्यूअल नेचर है तो इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर क्यों नहीं हो सकता। तो इन्होंने प्रपोज कर दिया कि मैटर शुड एग्जिबिट ड्यूअल बिहेवियर। ड्यूअल बिहेवियर हो सकता है, दे बिहेव लाइक पार्टिकल्स एज वेल एज दे बिहेव लाइक वेव। तो इसे कहेंगे ड्यूअल नेचर, 2 तरह का नेचर दिखाना। तो इसे कहा जाता है डी ब्रोएस हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब सजेशन कहा जाता है, और उस सजेशन से उन्होंने एक इक्वेशन दिया था, उसे कहा जाता है डी ब्रोएस इक्वेशन इन 1924। तो इससे भी बहुत क्या हुआ, फ़ायदा हुआ एटॉमिक मॉडल सेट होने में। तो इन्होंने भी बोल दिया
कि इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, वो पार्टिकल भी है क्योंकि उसके पास मास है, और वो अगर एक जगह पे खड़ा नहीं है, उसके पास वेलोसिटी है, तो वो क्या है होगा, वेव जैसा बिहेव होगा। ओके, तो इन्होंने कहा कि जो हर ऑब्जेक्ट होगा, हर ऑब्जेक्ट, फिर उन्होंने बाद में पहला इलेक्ट्रॉन के लिए बोला, फिर बाद में हर ऑब्जेक्ट जिसके पास मास होता है और वेलोसिटी होती है, वो क्या होगा, वो पार्टिकल और वेव दोनों जैसे क्या कर सकता है, बिहेव कर सकता है। मतलब जो एक जगह पे स्टेडी नहीं है, जो कंटिन्यूस घूम रहा है, कंटिन्यूस घूम रहा है, और जिसके पास अपना खुद का मास है और जिसके पास वेलोसिटी है, चाहे दुनिया में कुछ भी हो, जिसके पास मास हो, जिसके पास वेलोसिटी हो, उसके पास क्या होगा, ड्यूअल नेचर होगा। मास की वजह से वो पार्टिकल जैसा बिहेव करेगा और स्पीड की वजह से वो वेव जैसा बिहेव करेगा। तो हर पार्टिकल, उन्होंने मैटर ही बोल दिया बाद में, मैटर शुड एग्जिबिट अ ड्यूअल बिहेवियर। तो इससे ये पता चला दुनिया में जितने भी मूविंग पार्टिकल, मूविंग चीज़ें हैं, कुछ भी हो चाहे, जिनके पास खुद का मास है और वेलोसिटी है, वो सारे क्या होंगे, ड्यूअल नेचर दिखाएंगे। एक तो पार्टिकल जैसे भी होंगे बिकॉज ऑफ मास, और वेव जैसे भी होंगे क्योंकि वो मोशन में, उनके पास क्या है, स्पीड है, उनके पास क्या है, वेलोसिटी है। तो इसे कहा जाता है डी ब्रोगलीस हाइपोथेसिस कहा जाता है, बट डी ब्रोगलीस इक्वेशन, कि जितने भी मैटर है जिनके पास क्या होगा, खुद का मास होगा और जिनके पास क्या होगा, स्पीड होगा, वेलोसिटी होगी, वो क्या करेंगे, दे बिहेव लाइक अ ड्यूअल नेचर। उनके पास दो नेचर होंगे। दो नेचर कौन से, पार्टिकल जैसे और वेव जैसे। ये उन्होंने प्लैंक की जो लाइट की थ्योरी थी उससे इंस्पायर होके बोल दिया। तो अभी इन्होंने बोल दिया, तो उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, जो फ्रीक्वेंसी, सॉरी, जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, h/mv। ओके, जहाँ पे h क्या होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट होगा, m इज़ द मास ऑफ द सब्सटेंस एंड v इज़ द वेलोसिटी। और इससे क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे वेवलेंथ निकाल सकते हैं कि कितना वेवलेंथ वो क्या कर सकता है, दिखाएगा। बट ये जो mv है, mv को लिखा जाता है, mv को कहा जाता है मोमेंटम। तो मोमेंटम यहाँ p से दिखाते, तो यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लैम्बडा इज इक्वल टू h/p। तो ये भी एक फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द वेवलेंथ, वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। और ये जो होगा p क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास और वेलोसिटी की मल्टीप्लिकेशन। मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा उसे क्या कहा जाता है, मोमेंटम। और यहाँ पे लैम्बडा क्या होगा, वेवलेंथ। तो इस इक्वेशन को कहा जाता है डी ब्रोएस इक्वेशन। तो इसका भी बहुत हेल्प हुआ टू फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो जो सेकंड रीज़न था हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये जो हाइजेनबर्ग थे, जो क्वांटम थ्योरी आगे आने वाला है, क्वांटम थ्योरी जो था एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे हाइजेनबर्ग। तो इन्होंने एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया। जैसे डी ब्रोगली ने बोला कि इलेक्ट्रॉन का भी ड्यूअल नेचर होगा, वो बिहेव करेगा एज अ वेव एज वेल एज पार्टिकल। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का क्या है, माइक्रोस्कोपिक है, वो बहुत ही स्मॉल साइज है उसका। तो माइक्रोस्कोपिक है और उसका स्पीड बहुत ज़्यादा है, लाइट के स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड है उसका। माइक्रोस्कोपिक होने की वजह से और उसका स्पीड बहुत ज़्यादा होने की वजह से साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही टाइम पे हम उसकी एग्जैक्ट पोजीशन, मतलब अराउंड द न्यूक्लियस एग्जैक्टली कहाँ होगा और उसकी वेलोसिटी, दोनों को हम एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते। ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ माइक्रोस्कोपिक नेचर एंड बिकॉज ऑफ द हायर स्पीड। अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली न्यूक्लियस के आजू बाजू में घूम रहा है, उसका माइक्रोस्कोपिक है वो, क्योंकि मास क्या है उसका बहुत ही ज़्यादा कम है और उसका जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा है, हायर है। तो अगर हमें उसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करनी है अराउंड न्यूक्लियस, और उसकी एग्जैक्ट वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो दोनों चीज़ों को हम एक साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते, साइमल्टेनियसली फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसे कहा जाता है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।
ही स्टेट्स दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन, ये डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल है। क्या डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल है? साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ, द एग्जैक्ट पोजिशन एट एग्जैक्ट मोमेंटम और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक टाइम पे हम क्या कर सकते, किसी एक को ही क्या कर सकते, डिटरमाइन कर सकते, दोनों को हम साथ में डिटरमाइन नहीं कर सकते, और इसे कहा जाता है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये आपके एग्जाम में बहुत बार आता है, आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है स्टेट हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो आपके एग्जाम में भी 2 मार्क के लिए आता है। तो इन्होंने कहा था अगर इलेक्ट्रॉन ड्यूअल नेचर दिखाता है, पार्टिकल भी है और वेव जैसा भी है, वो माइक्रोस्कोपिक है, मतलब उसका मास बहुत ही कम है और उसका स्पीड बहुत ही ज़्यादा है, लाइट से भी ज़्यादा स्पीड अगर है, तो हम 2 चीज़ें एक साथ नहीं कर सकते, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पता लगाना और उसकी वेलोसिटी पता लगाना। दोनों में से कोई भी एक ही चीज़ हो सकती है, दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली इम्पॉसिबल है। ये किसी के लिए भी होगा, अगर माइक्रोस्कोपिक नेचर है और स्पीड बहुत ज़्यादा है तो उसका पोजीशन कहाँ पे है, एग्जैक्टली कहाँ पे प्रेजेंट है अभी, और उसका वेलोसिटी कितना होगा, वो दोनों हम साथ में फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसे कहेंगे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, मोमेंटम क्या होता है, ये होता है प्रोडक्ट मास इनटू वेलोसिटी। अगर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास हमें एग्जैक्टली पता है, उसकी वेलोसिटी भी हमें एग्जैक्टली पता है, ये दोनों पता है, तो मतलब हमें क्या पता है, इसका मोमेंटम एग्जैक्टली पता है, तो हम उसकी अराउंड द न्यूक्लियस जो पोजीशन होगी, एग्जैक्टली कहाँ प्रेजेंट होगा, इसे कभी फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसे क्या कहा जाता है, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मतलब अगर आपको किसी भी सब्सटेंस का मास पता है, उसका वेलोसिटी पता है जो माइक्रोस्कोपिक है, तो आप उसकी जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो कभी फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसे कहा जाता है हाइजेनबर्ग्स principle. It is impossible to determine simultaneously the exact position and exact momentum of velocity. अगर किसी की आपको exact पोजिशन पता है तो आप उसका मोमेंटम कैलकुलेट या फाइंड आउट नहीं कर सकते, एक साथ दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। तो इन्होंने यहाँ पे एक फार्मूला भी दे दिया, फार्मूला से पहले आपके बुक में डायरेक्ट फार्मूला दिया है, उससे पहले थोड़ी सी बातें जान लो। अगर हमें पता है मोमेंटम मेजर एरर, मतलब जो मोमेंटम है, मतलब क्या होगा, जो मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा उसे मोमेंटम कहा जाता है, और यहाँ पे जो डेल्टा पी एक्स है ये क्या है, एरर, मतलब एग्जैक्ट पोजीशन हम क्या है, एग्जैक्ट जो उसका होगा मोमेंटम वो पता नहीं, उसमें जो एरर आएंगे, तो यहाँ पे मोमेंटम मेजर एरर जो होंगे उसे दिखाया जाएगा यहाँ पे डेल्टा पी से, और जो होगा पोजीशन मेजर एरर जो होगा वो दिखाया जाएगा डेल्टा एक्स से। तो इन दोनों का जो होगा मल्टीप्लिकेशन वो हमेशा क्या होगा, यहाँ पे मिनिमम कितना आना चाहिए, h/4π, मतलब जो होगी पोजीशन की एरर होगी, एरर क्यों, क्योंकि दोनों साथ में कैलकुलेट करने गए तो दोनों में से किसी में एक में तो क्या होगा, एरर आएगी, और यहाँ पे डेल्टा पी मतलब क्या होगा, यहाँ पे मोमेंटम में क्या होगा, एरर होगा। तो इन दोनों का क्या होना चाहिए, जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए, h/4π। ओके, तो मिनिमम क्या होना चाहिए, h/4π। तो यहाँ पे उन्होंने इसे ऐसे दिखाया, दिस इज द पोजीशन एरर, दिस इज द मोमेंटम एरर, और क्या होना चाहिए, h/4π। तो मोमेंटम को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे मास बहुत ही निग्लिजिबल है, किसका, इलेक्ट्रॉन का बहुत ही कम मास है, तो यहाँ पे हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एक्स इज द h/4π। तो क्या हो सकता है, इन दोनों का प्रोडक्ट एक तो क्या होगा, h/2π से क्या होना चाहिए, बड़ा होगा या फिर उसके इक्वल होगा। तो मिनिमम कितना होना चाहिए, h/4π, तो इक्वल टू h/4π होगा, या फिर h/4π से क्या होगा, बिगर होगा इन दोनों का प्रोडक्ट। इन दोनों का मतलब ये क्या है, एरर इन मोमेंटम, और ये एरर इन पोजीशन मेजर। जब मेजर करने गए दोनों साथ में तो दोनों में भी एरर आ गए, तो इन एरर को ऐसे दिखाया गया, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए, h/4π। तो एक तो ये क्या हो सकता है, h/4π से बड़ा हो सकता है, या h/4π से क्या हो सकता है, इसके इक्वल में हो सकता है। इसे कहा जाएगा हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और उसका ये फॉर्मूला है।
तो चलो इस पे बेसिक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ हाइपोथेटिकल पार्टिकल हैविंग वेवलेंथ 5894 एंगस्ट्रॉम एंड वेलोसिटी 1.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो उन्होंने क्या दिया है, वेवलेंथ मतलब लैम्डा 5894 एंगस्ट्रॉम दिए। ओके, इसे हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। सो 5894 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगी। और यहाँ पे वेलोसिटी दी है लाइट की, जिसे वेलोसिटी दी है जो कि v कितना है 1.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ओके, हमें क्या कैलकुलेट करना है, उन्होंने हाइपोथेटिकल पार्टिकल का क्या फाइंड आउट करना है, मास फाइंड आउट करना है। m इज इक्वल टू हाउ मच। ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, हमारे फर्स्ट फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोएज इक्वेशन, लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी। देयरफॉर m इज इक्वल टू क्या होगा, h अपॉन लैम्बडा वी। ओके, तो चलो वैल्यू पुट करो। h की वैल्यू मैं यहाँ पे ही लिख देती हूँ। h इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो यहाँ पे होगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड बाय लैम्बडा कितना है 5894 इंटू 10⁻⁻10। वेलोसिटी कितनी है 1.0 इंटू 10⁸। ओके, तो चलो ये सारे वैल्यू डाले। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिंप्लीफाई करके कैलकुलेट करना है। आप लोग इसे कैलकुलेट करोगे लॉग टेबल से, इसका आंसर होगा 1.12 इंटू 10⁻⁻35 किलोग्राम। तो हाइपोथेटिकल मास कितना होगा उस सब्सटेंस का 1.12 इंटू 10⁻⁻35 क्या होगा, किलोग्राम होगा मास ऑफ पार्टिकल। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जिसे हमें स्कॉन्डिंजर्स इक्वेशन ऊपर से ही देखना है, डिटेल में नहीं देखना है। और एक क्वांटम नंबर तो हम देख चुके हैं, ऑर्बिट नंबर, और 3 क्वांटम नंबर जो है जिससे हमें इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन पता चलेगी अराउंड द न्यूक्लियस। तो वो चारों क्वांटम नंबर को हम डिटेल में देखेंगे और बहुत सारे हम एग्जाम्पल करेंगे जिसमें हम पता लगाएंगे कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहाँ पे। अगर हमें चारों क्वांटम नंबर पता है तो हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड आउट कर सकते। तो पढ़ते रहिए बच्चों, जो होमवर्क दिया है उसे कंप्लीट करना है और मुझे मैसेज करना है जो आंसर होगा वो। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।